एक बार एक कारपेंटर था जिसकी उम्र थी 60 साल। 40 साल उसको हो गए थे जॉब करते हुए। वो एक दिन अपने बॉस के पास जाता है कि बॉस, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। 40 साल आपके साथ काम किया है, अब अपने बच्चों के साथ और बच्चों के बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। अब बॉस बॉस होते हैं, जाते जाते थोड़ा काम और निकलवा लिया जाए तो अच्छा है। उसका बॉस उस कारपेंटर को कहता है कि देखो, ठीक है, अगर तुझे रिटायर होना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छे से रिटायरमेंट ले, लेकिन एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, एक लास्ट प्रोजेक्ट कर जा, 2.5 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके बाद तुझे अच्छी सी फेयरवेल पार्टी देंगे, अच्छे से गिफ्ट देके अच्छे से तेरे रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। अब अगर आप भी उस कारपेंटर की जगह होते तो क्या करते? हाँ बोल देते। उसने भी हाँ बोल दी और अगले दिन से काम पे आ गया। लेकिन अब फर्क आ गया, सोचा था घर बैठना है, लेकिन जबरदस्ती काम पे आना पड़ रहा है। आज तक पूरे मन से घर बनाता था, लेकिन अब आधा अधूरा मन काम पे लग रहा है। जिस कारपेंटर ने अपने पूरे करियर में बेस्ट से बेस्ट घर बनाए, वो अपने करियर के आखिरी घर को पूरे दिल से नहीं बना पा रहा। नॉट सो गुड कार्विंग, नॉट सो गुड नेलिंग, नॉट सो गुड पॉलिशिंग, नॉट सो गुड हैमरिंग, काम चलाऊ घर बना रहा है। किसी तरीके उसने 2.5 महीने लगा के आधे अधूरे मन से काम चलाऊ घर तैयार कर दिया। अब 2.5 महीने खत्म हो चुके हैं, घर रेडी है और बॉस आता है इंस्पेक्शन के लिए। बॉस अभी घर की तरफ चल ही रहा होता है, घर से कुछ कदम दूर होता है तो बॉस वहां रुकता है, कारपेंटर का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ में घर की चाबी रखता है और कहता है, ये जो घर तूने बनाया है, ये घर मेरी तरफ से तुझे तोहफा है तेरी 40 साल की सर्विस का। ये तेरा अपना घर था जो तू बना रहा था। सोचो क्या बीत रही होगी उस टाइम पे कारपेंटर के माइंड में, क्या चल रहा होगा उस टाइम पे कारपेंटर के माइंड में। जी हाँ, काश काश मुझे पता होता ये घर मेरा है, काश मुझे किसी ने बताया होता कि ये घर मेरा है, तो मैं अपने करियर का वर्स्ट घर बनाने की जगह करियर का बेस्ट घर बनाता। काश मुझे किसी ने बताया होता कि इस घर में मुझे रहना है, तो मैं एक एक कार्विंग, एक एक नेलिंग, एक एक पॉलिशिंग, एक एक हैमरिंग बेस्ट करता, क्योंकि ये घर मेरा है। काश मैं कंट्रोल Z दबा के अंडू करके घर दोबारा बना पाऊं, काश मैं अपने लिए बेस्ट घर बना पाऊं, काश 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 काश। ये स्टोरी मैंने आपके साथ क्यों शेयर की? क्योंकि कुछ इसी तरह इस कारपेंटर की तरह हम भी हर रोज अपने आने वाला कल बना रहे हैं। हर रोज हम कार्विंग कर रहे हैं, हर रोज हम एक कील लगा रहे हैं, हर रोज हम पॉलिशिंग कर रहे हैं, हर रोज हम हैमरिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर की, उस फ्यूचर की जिसमें हमें रहना है, जिसको हमें जीना है, जो हमारा आने वाला कल है। हम में से कुछ लोग अपने आने वाले कल को सजाते हैं, उसके लिए एक्शंस लेते हैं, और हम में से ही कुछ लोग आने वाले कल में कहेंगे काश काश काश। अगर आप अपनी जॉब पे 100% परफॉर्म कर रहे हो, कमिटेड हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, तो आने वाले टाइम पे आपके पास एक बेटर पोजीशन और बेटर पैकेज होगा। और अगर कमिटेड नहीं हो, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपके पास बचेगा काश। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हो, अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, हर रोज मेहनत कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपके पास एक अच्छा करियर होगा। और अगर एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो दूसरों को देख के आप भी बोलोगे काश। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, टीचर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, फादर हो या मदर हो, आप हर रोज अपना आने वाला कल बना रहे हो, और आपका आने वाला कल कैसा होगा वो आपके हर दिन के एक्शंस डिसाइड करते हैं। अब दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है, और ये आपकी चॉइस है। आपको डिसाइड करना है कि फ्यूचर में आपको काश चाहिए या आकाश चाहिए। फ्यूचर में अपनी मर्जी से जीना है या काश नाम का कड़वा घूंट पीना है। सो आज से, अभी से अपने शानदार फ्यूचर को बिल्ड करना शुरू करते हैं। अपने फ्यूचर की ईंटें अच्छे से लगाते हैं, अपने हार्डवर्क के साथ, अपने फोकस के साथ अपने फ्यूचर को पेंट करते हैं, अपनी डेडिकेशन के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ अपने फ्यूचर की कार्विंग करते हैं। ऐसे कदम बढ़ाते चले, ऐसे अपना फ्यूचर सजाते चले। ऑल द बेस्ट। एक बार एक छोटा लड़का था जिसको गुस्सा बहुत आता था। उसके फादर को एक आइडिया आता है। वो 1 किलो का बैग लेता है और अपने लड़के को दे देता है कि जब भी अगली बार से तुझे गुस्सा आए, तो घर के पीछे जो वुडन बाउंड्री है, जो लकड़ी की बाउंड्री है, उस पे जाके एक कील ठोक दियो। वो लड़का अग्री कर जाता है, और अगले दिन से जब जब उसको गुस्सा आता है, वो कील पकड़ता है और पीछे जाके वुडन बाउंड्री में जाके ठोक देता है। पहले दिन 22 टाइम्स ठोकता है, दूसरे दिन थोड़े और कम, और धीरे धीरे वो समझ जाता है कि गुस्सा कंट्रोल करना ज्यादा आसान है कील ठोकने से। फाइनली एक दिन आ जाता है कि जब उस लड़के को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता और कील ठोकने बंद हो जाते हैं। वो अपने फादर को जाके बताता है कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता। उसका फादर उसको कहता है कि ठीक है, अब से जब भी तू गुस्सा कंट्रोल करे,
पीछे उसी वुडन बाउंड्री पे जाके हर बार एक कील निकाल दियो। वो लड़का अग्री कर जाता है और उसके बाद जब जब वो गुस्सा कंट्रोल करता है, वो उस लकड़ी की बाउंड्री पे जाता है और हर बार एक एक कील निकालता जाता है। ऐसे करते करते वो कुछ दिनों में सारे कील बाहर निकाल देता है और अपने फादर को जाके बताता है कि सारे कील निकल गए। वो फादर अपने लड़के को कहता है वेल डन और उसका हाथ पकड़ता है और उस लकड़ी की बाउंड्री के पास ले जाता है। उस बाउंड्री के पास जाके वो फादर अपने बेटे को समझाता है कि बेटा देख, तूने कील तो निकाल लिए, लेकिन इस लकड़ी पे जो छेद हो गए हैं उसकी वजह से ये लकड़ी अब पहले जैसी नहीं रही। ठीक ऐसे ही गुस्से की वजह से हम ऐसे होल्स कर जाते हैं, ऐसे छेद कर जाते हैं जिस वजह से चीजें पहले जैसी नहीं रहती। फ्रेंड्स, ऐसे ही बार बार गुस्से में चाहते ना चाहते हम बहुत बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। सो दोस्तों, जब आप गुस्से की वजह से किसी को जख्म देते हो ना, तो उसके बाद आप कितना भी रिग्रेट कर लो, कितना भी सॉरी बोल लो, वो जख्मों के निशान हमारे रिश्तों को खराब करते जाते हैं और फिर उस वुडन बाउंड्री की तरह हमारे रिलेशन भी पहले जैसे नहीं रहते। एक बार एक पेट शॉप के बाहर पेट शॉप का मालिक बोर्ड लगा रहा होता है, पपीज फॉर सेल। उसकी पेट शॉप में कुछ नए पपीज आए होते हैं। जब वो बोर्ड का आखिरी कील लगा रहा होता है तो अचानक उसको महसूस होता है कोई उसके ट्राउजर को खींच के उसको पुकार रहा है, कोई उसको बुला रहा है। वो नीचे देखता है तो स्कूल यूनिफॉर्म में चश्मा लगाए हुए एक नन्हा सा बच्चा, ब्लू पैंट्स, व्हाइट शर्ट थोड़ी बाहर निकली हुई और गले में लूज टाई। वो बच्चे की तरफ देखते हुए पेट शॉप का मालिक कहता है, हाँ छोटे उस्ताद, क्या चाहिए? तो आगे से वो बच्चा जवाब देता है कि मैं आपकी शॉप से एक पपी खरीदना चाहता हूँ, मैं एक नन्हा सा प्यारा सा पपी लेना चाहता हूँ। अब उस छोटे बच्चे को क्या पता कि उसकी पिगी बैंक की सेविंग से कई गुना ज्यादा महंगे होते हैं ये मासूम बेजुबान जानवर। तो वो पेट शॉप का मालिक उस बच्चे को समझाता है कि बेटा, ये पपीज बहुत महंगे होते हैं, इनको खरीदने के लिए खूब सारे पैसे चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म में खड़ा प्यारा सा बच्चा अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और 20 रुपीज निकालता है, फिर दूसरी पॉकेट में हाथ डालता है, 3 कॉइन्स निकालता है, 23 रुपीज एक साथ रख के उस पेट शॉप के ओनर को कहता है कि अंकल, मेरे पास ये 23 रुपीज है, क्या ये मैं 23 रुपीज देके इन पपीज को थोड़ी देर देख सकता हूँ, इनको खेलते हुए देख सकता हूँ? वो पेट शॉप का मालिक उस बच्चे की बात पे मुस्कुराता है, उसके 23 रुपीज वापस उसकी पॉकेट में डालता है और उसकी पीठ पे हाथ रखता है और कहता है, बेटा आजा, और अंदर अपनी पेट शॉप में लेके चला जाता है। शॉप के अंदर जाके वो बच्चा उन पपीज को देखना शुरू करता है। पपीज को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देख इस बच्चे की आंखें जैसे खुशी से नाच उठती हैं। फिर अचानक उस बच्चे की नजर कोने में एक कॉटन व्हाइट पपी की तरफ पड़ती है। वो कॉटन व्हाइट पपी ठीक तरह से चल नहीं पा रहा होता, वो घसीट घसीट के चल रहा होता है, वो बाकियों की तरह खेल नहीं पा रहा होता, वो बाकियों के पास जाने की कोशिश कर रहा होता लेकिन ठीक से चल नहीं पा रहा होता। उस पपी को देखते हुए वो बच्चा पेट शॉप के मालिक को आवाज देता है, कहता है, अंकल अंकल, मुझे ना वो कॉर्नर वाला वो कॉटन व्हाइट पपी चाहिए, वो कितने का है? तो उस पेट शॉप का मालिक उसको कहता है कि ये पपी ज्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन इस पपी की एक टांग टूटी हुई है, तो वो बाकी पपीज की तरह तेरे साथ खेल नहीं पाएगा, वो तेरे आगे आगे भाग नहीं पाएगा, तो उसके साथ मस्ती नहीं कर पाएगा, तो इस पपी को लेके तू क्या करेगा? ये सुन के वो बच्चा एक कदम पीछे होता है, अपनी राइट टांग की पैंट को ऊपर करता है। वो पेट शॉप का मालिक देख के हैरान रह जाता है कि उस बच्चे की राइट टांग पे स्टील ब्रैकेट्स लगी होती है, स्टील प्लेट्स लगी होती है। वो बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, देखा अंकल, मैं भी नहीं भाग पाता, उसको कोई मिल जाएगा जो उसे समझ सके और मुझे कोई मिल जाएगा जो मुझे समझ सके। उसको कोई मिल जाएगा जो उसे समझ सके और मुझको कोई मिल जाएगा जो मुझे समझ सके। ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनको कोई चाहिए जो उनको समझ सके। बहुत बार दूसरों को जाने बिना हम उनके बारे में ओपिनियंस बना लेते हैं। यार, उसकी हरकत है ना, मुझे समझ नहीं आती, मेरा पड़ोसी ना बेकार है, मेरी वाइफ को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और ऐसी ना जाने कितनी और ओपिनियंस हम बनाते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं वो सच है। अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों का प्यार चाहते हैं, अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दूसरों को समझने की कोशिश करें। रिलेशंस में प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपनी बात सुनाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन दूसरे को समझना कोई नहीं चाहता। सो ये थी मेरी एक और कोशिश उलझे रिश्तों को सुलझाने की। मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस स्टोरी ने मेरी जिंदगी में, मेरे नजरिए में बहुत बड़ा चेंज लाया था। तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू आपके साथ भी वो स्टोरी जरूर शेयर करूं, ताकि आपकी लाइफ में, आपके नजरिए में एक बहुत बड़ा चेंज आए।
एक बार एक मंदिर में एक सफाई करने वाला सेवक भगवान जी की तरफ देखता है, भगवान की मूर्ति की तरफ देखता है और कहता है, भगवान आप बोर नहीं हो जाते एक ही जगह पे खड़े खड़े, इतने सालों से एक ही पोजीशन में एक ही जगह खड़े हो? तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक दिन के लिए रोल रिवर्सल कर लें, क्यों ना हम रोल एक्सचेंज कर लें, क्यों ना हम रूप एक्सचेंज कर लें। आप मेरे रूप में एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखो और मैं आपके रूप में एक दिन यहां खड़े हो जाता हूं। आप भी एक दिन छुट्टी लो, आप भी एक दिन ब्रेक लो, आप भी एक दिन रिलैक्स करो। भगवान जी आगे से जवाब देते हैं कि यहां खड़े होना इतना आसान नहीं है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, यहां खड़े होना बहुत मुश्किल है। वो सेवक कहता है, नहीं नहीं भगवान जी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगा, जैसे कहोगे वैसे खड़े हो जाऊंगा, लेकिन आप एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी के देखो, एक दिन के लिए आप हॉलीडे लेके देखो। वो भगवान जी कहते हैं, मैं रूप तो एक्सचेंज कर लूंगा, मैं तेरे रूप में आ जाऊंगा, तू मेरे रूप में आ जा, लेकिन मेरी एक इंस्ट्रक्शन याद रखना, तूने मूर्ति बन के खड़े रहना है। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई अपने दुख सुनाए, कोई अपनी तकलीफ सुनाए, कोई कुछ तुझसे मांगे, तूने मूर्ति बन के खड़े रहना है, तूने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी, तूने कुछ नहीं बोलना, मेरे पास सबकी प्लानिंग है, तू बस खड़ा रहना। सेवक कहता है, डन भगवान जी, मंजूर है। सेवक मूर्ति बन के खड़े हो जाता है और भगवान उसके रूप में रिलैक्स करने, चिलैक्स करने, अपनी एक दिन की छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। अब ये सेवक भगवान की मूर्ति के रूप में मंदिर में खड़ा है और पहला भक्त आता है जो कि एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन भगवान के आगे माथा टेकता है, कहता है, हे भगवान, मेरी दौलत और बढ़ाना, मेरे पैसे और बढ़ाना, मेरी शान शौकत और बढ़ाना, मैं एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूं, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, हे भगवान। और आगे माथा टेकता है और जब उठता है अपना वॉलेट वहीं भूल जाता है, अपना वॉलेट वहीं भूल के वो बिजनेसमैन निकल जाता है। ये देख के मूर्ति के रूप में खड़े सेवक को बड़ी घबराहट होती है, इरिटेशन होती है कि उसका वॉलेट रह गया। उसका मन करता है उसको आवाज दे दूं, तेरा वॉलेट रह गया, लेकिन उसको याद आ जाता है कि भगवान ने कहा था तूने हिलना नहीं है, तूने कुछ नहीं बोलना, जो होता है बस देखते रहना। तो वो सेवक बिना कुछ बोले मूर्ति के रूप में खड़ा रहता है और इतने में दूसरा भक्त आता है, एक और भक्त आता है जो एक गरीब आदमी है। वो 1 रुपया भगवान के आगे चढ़ाता है और कहता है, भगवान मेरे पास बस 1 रुपया ही बचा था, वो भी तुझे चढ़ा दिया, मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत गरीबी है, दवाई की जरूरत है, हे भगवान कुछ ऐसा कर, कुछ कृपा कर। वो माथा टेकता है और जब आंखें खोलता है तो उसकी नजर उस वॉलेट पे पड़ती है जो बिजनेसमैन का वॉलेट रह गया था। वो कहता है, भगवान तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये पैसे दे दिए, शुक्र है भगवान, शुक्र है। वो वॉलेट लेके वो गरीब आदमी निकल जाता है। इतने में सेवक को और घबराहट होती है कि उसका वॉलेट इसने चोरी कर लिया, मैंने तो दिया नहीं। उसको और प्रॉब्लम होती है, वो कहता है, यार काश मैं रोक सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे बोला है कि तूने हिलना नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन ओनली वेट एंड वॉच। सो वो सेवक किसी तरीके अपनी घबराहट को, अपनी इरिटेशन को कंट्रोल करता है, रोकता है और मूर्ति के रूप में खड़े रहता है। इतने में तीसरा भक्त आता है, एक सेलर आता है, एक नौका चालक आता है। वो सेलर भगवान के आगे माथा टेकता है और कहता है, हे भगवान, मैं अगले 15 दिन के लिए अपनी शिप को लेके, अपने जहाज को लेके, अपने समुद्री जहाज को लेके 15 दिन के लिए काम पे जा रहा हूं, अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना, अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना। वो माथा टेक रहा होता है। इतने में जो बिजनेसमैन जिसका वॉलेट रह गया था वो पुलिस लेके आ जाता है। वो कहता है, मेरे बात तो ये आया है, इसको अरेस्ट कर लो। और पुलिस उस सेलर को चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। अब ये देख के सेवक कहता है, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा, अगर भगवान भी मेरी जगह होते तो इतनी नाइंसाफी नहीं देखते, इनफ इज इनफ, अब मुझे बोलना पड़ेगा। तो वो मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ सेवक बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी, मैं भगवान हूं, मैंने देखा है क्या हुआ है, बिजनेसमैन का वॉलेट उस गरीब आदमी ने चुराया है, उसको अरेस्ट करो, सेलर का कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दो, इसने अपने बिजनेस टूर पे जाना है। तो पुलिस कहती है, भगवान खुद बोल पड़े। पुलिस उस गरीब आदमी को अरेस्ट कर लेती है, उस बिजनेसमैन का वॉलेट उसको वापस मिल जाता है और जो सेलर है वो अपनी शिप लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेवक वापस मूर्ति के रूप में खड़े हो जाता है। फिर शाम हो जाती है तो भगवान जी वापस आ जाते हैं। भगवान जी वापस आके उसको देखते हैं, व्हाट्सअप, कैसा रहा दिन? भगवान जी मैं आपको दिन के बारे में बताता हूँ, आप खुश हो जाओगे, मैंने इतना अच्छा काम किया, पता है कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही थी, मैंने रोक ली। सेवक उनको अपने पूरे दिन की बात बताता है, वो तीनों भक्तों की बात बताता है कि कैसे उसने गलत चीजों को सही कर दिया। भगवान जी उसके पूरे दिन की कहानी सुन के कहते हैं कि तूने काम सुधारा नहीं है, तूने काम बिगाड़ दिया, तुझे बोला था कुछ नहीं बोलना, तुझे बोला था मूर्ति बन के खड़े रहना, फिर तू क्यों बोला? अब सुन मेरी प्लानिंग जो तेरी सोच से भी बाहर थी। जो पहला भक्त आया था ना बिजनेसमैन, उसकी सारी दौलत, सारी कमाई चोरी की है, और अगर उसके कुछ पैसे एक गरीब के घर चले जाते हैं तो उस बिजनेसमैन का कर्मा कम हो जाता, और वो गरीब हमेशा लोगों की सेवा करता है, जितने पैसे उसके पास बचते थे वो सेवा में लगा देता था, तो उस बिजनेसमैन का कर्मा कम हो जाता और उसके पैसे एक सही जगह चले जाते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो सेलर है, जो नौका चालक है, वो जिस तरफ जा रहा है ना, उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें वो बचेगा नहीं। अगर वो सेलर जेल में होता तो वो मरने से बच जाता, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते, उसकी बीवी विधवा होने से बच जाती, और उस बिजनेसमैन का कर्मा भी कम हो जाता, और उस गरीब के घर में रोटी भी चले जाती। ऐसा हमारी लाइफ में भी बहुत बार होता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और हम सोचते हैं कि इसमें अच्छा क्या है, हमें लगता है हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि
कहीं ना कहीं हमारी सोच से ऊपर भी है उसकी प्लानिंग। सो आज के बाद लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मुश्किल आए, तो उदास मत होना। इस स्टोरी को याद करना, मुस्कुराना और समझ जाना कि लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लाइफ में जो होता है वो हमारे फायदे के लिए होता है। एक बार एक लेडी अपनी लंबी गाड़ी में हाईवे से सिटी की तरफ जा रही होती है, तो अचानक हाईवे पे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इवनिंग का टाइम होता है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है। वो गाड़ी से निकलती है कि अब क्या करूं, गाड़ी को कैसे मैनेज करूं। सड़क की उस साइड जीशान अख्तर नाम का एक बंदा उस लेडी को प्रॉब्लम में देखता है। जीशान सड़क क्रॉस करता है और उस लेडी की तरफ जाता है। लेडी एक पल के लिए घबरा जाती है कि ये बंदा मेरी तरफ क्यों आ रहा है। जीशान उस लेडी के पास जाके कहता है कि मैम, मैं चेक करता हूं आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लीजिए। जीशान गाड़ी का बोनेट खोलता है, फॉल्ट को ढूंढता है, फॉल्ट को ठीक करता है और गाड़ी वापस स्टार्ट कर देता है। वो लेडी जीशान की बहुत थैंकफुल होती है, उसको थैंक्स करती है और कहती है कि आपने मेरी प्रॉब्लम में हेल्प की, बताइए मैं आपको कितने पैसे दूं। जीशान उस लेडी को मना कर देता है कि ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं आपसे इस चीज के पैसे नहीं लूंगा। हाँ, किसी टाइम पे किसी ने मेरी मदद की थी और उसने कहा था कि तुम भी आगे किसी की मदद करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ा देना। तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप भी कभी किसी को जरूरत में देखो तो आप भी उसकी हेल्प करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ा देना। वो लेडी जीशान की बात से बहुत इंप्रेस्ड होती है, उसको थैंक्स करती है और उसको प्रॉमिस करती है कि मैं भी आगे किसी की हेल्प जरूर करूंगी। वो लेडी गाड़ी स्टार्ट करके सिटी की तरफ चल पड़ती है। सिटी में पहुंच के वो एक कॉफी हाउस पर रुकती है कॉफी और स्नैक्स लेने के लिए। वो लेडी कॉफी हाउस में काम करती हुई एक लड़की को ऑब्जर्व करती है कि एक लड़की 7 मंथ प्रेग्नेंट है, फिर भी अच्छे से काम कर रही है, मुंह पे स्माइल है, अच्छी कस्टमर सर्विस दे रही है और पूरी एनर्जी के साथ काम कर रही है। वो लेडी उस लड़की को अपना ऑर्डर देती है, कॉफी और स्नैक्स मंगवाती है। कॉफी और स्नैक्स फिनिश करके बिल की अमाउंट रख के चली जाती है। पीछे से वो लड़की जब टेबल की तरफ आती है टेबल क्लियर करने के लिए और बिल की अमाउंट उठाने के लिए, तो वो नोटिस करती है कि बिल की अमाउंट के अलावा एक एनवेलप पड़ा है। वो एनवेलप खोलती है तो उसके अंदर 10,000 रुपीज कैश होता है और साथ में एक नोट लिखा होता है। उस नोट पे उस लेडी ने लिखा होता है कि तुम अराउंड 7 मंथ प्रेग्नेंट लग रही हो, फिर भी जॉब कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम पे पैसे की बहुत जरूरत है, ये पैसे तुम अपने पास रखो। किसी ने मेरी हेल्प की थी और कहा था कि आगे किसी की हेल्प करना, तो तुम भी अपने तरीके से आगे किसी की कभी हेल्प कर देना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाते रहना। वो 7 मंथ प्रेग्नेंट लड़की जिसको इस टाइम पे पैसे की ज़रूरत है, वो ये नोट पढ़ के और 10,000 कैश देख के उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जब वो लड़की शिफ्ट खत्म करके अपने घर जाती है तो घर जाके देखती है कि हमेशा की तरह उसका पति परेशानी वाले चेहरे के साथ सो रहा है। वो अपने सोते हुए पति को पीछे से जाके हग करती है और धीरे से उसके कान में बोलती है कि अब तुम डिलीवरी की टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू माई हस्बैंड मिस्टर जीशान अख्तर। अगर आप किसी की लाइफ में खुशियों के पल बढ़ाते हो, चाहे अपना टाइम देके, चाहे कोई पैसे देके, चाहे उसको सुन के या फिर उम्मीद की सिर्फ एक स्माइल देके, तो वो खुशियां आप तक वापस जरूर आती हैं। और सोचो अगर हम सब एक दूसरे के काम आते हैं, इस चेन ऑफ लव को आगे बढ़ाते जाते हैं, तो सबका फायदा, सबकी खुशी। मैं इस वीडियो से चेन ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत कर रहा हूँ। आप भी इसका हिस्सा बनिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरों के काम आते रहिए और चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाते रहिए।